नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। जोशीमठ भूत हड़ताल, प्रभावित परिवार की सहायता को 1.5 लाख की तत्काल मदद। जोशीमठ में किसी का घर नहीं टूटेगा, दामी। उत्तराखंड में प्रैक्टिस करते 2 फर्जी डॉक्टर धरे। अंकिता हत्याकांड में पुलकित का ही होगा नार्को टेस्ट। देहरादून में रिलायंस जियो की 5G सेवा शुरू। बिजली संकट बढ़ा, 2 से 6 घंटे कटौती। वेलनेस सेंटरों में 426 योग प्रशिक्षकों को मिलेगी नियुक्ति। किसाऊ बात पर सहमति के प्रयास। राज्य के विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में एक प्रदेश एक प्रवेश की व्यवस्था होगी लागू। MBPG कॉलेज में उच्च शिक्षा मिनिस्ट्रियल कर्मियों ने मंत्री के सामने रखी मांग। कॉलेजों में कर्मियों की भर्ती नए पद सृजित करे सरकार। जोशीमठ भूत हड़ताल, प्रशासन के साथ वार्ता में मुआवजे के मद पर नहीं बन पाई बात। रिपोर्ट, जोशीमठ की जमीन हर साल 5 सेंटीमीटर घस रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जोशीमठ में कोई भी घर नहीं टूटेगा, सिर्फ 2 होटलों के ध्वस्तीकरण करने का जनहित में निर्णय लिया गया था। उन्होंने प्रभावितों को फौरी तौर पर सहायता के लिए 1.5 लाख रुपए सहायता बांटने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि 3000 प्रभावित परिवारों को 45 करोड़ की यह सहायता दी जा रही है, जिसमें 1 लाख रुपये अग्रिम धनराशि जबकि 50,000 रुपये सामान की ढुलाई व तत्कालीन आवश्यकताओं के लिए दी जा रही है। राज्य आपदा प्राधिकरण इसे जारी भी कर दिया है। प्रभावित क्षेत्र में कुल खर्चे का पूरा आकलन करने के बाद सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में जिन मकानों में दरारें आई हैं उन मकानों को ध्वस्त करने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने सभी से अपील की है कि इन अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रभावित क्षेत्र से दरार वाले मकानों को ध्वस्त करने की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सीएम धामी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्र में दरार वाले मकानों को तब तक ध्वस्त न किया जाए जब तक अपरिहार्य न हो। उन्होंने यह भी कहा कि वे जोशीमठ से प्रभावित क्षेत्र के सभी व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों से नियमित रिपोर्ट ले रहे हैं। भूत हड़ताल से प्रभावित परिवारों के जान माल को लेकर सरकार गंभीर है। जल्द ही सभी प्रभावित परिवारों व हित धारकों से सुझाव लेकर बाजार दर पर उनका मुआवजा देना सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रभावितों के पुनर्वास के लिए ठोस योजना बनाई जा रही है, आगे चलकर यह नजीर भी बनेगी। उन्होंने मुख्य सचिव को प्रभावित परिवारों से बातचीत कर उनकी हर समस्या का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। साथ सुरक्षा की दृष्टि से जिन परिवारों को अन्यत्र स्थानों पर शिफ्ट कराया जा रहा है उनको सभी बेहतर सुविधाएं दी जाएं। प्रभावितों के विस्थापन के लिए उनके सुझावों के आधार पर इतनी बेहतर व्यवस्था की जाए कि यह पूरे देश के लिए नजीर बने। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को इस दुख दर्द में सरकार हर संभव सुविधा उपलब्ध कराएगी। सीएम धामी ने प्रभावित परिवार की सहायता के लिए राहत कोष में अपने 1 माह का वेतन देने का निर्णय लिया है। देहरादून, एसटीएफ ने बीएमएस की फर्जी डिग्री लेकर उत्तराखंड में प्रैक्टिस करने वाले गैंग का खुलासा किया है। एसटीएफ ने 2 डॉक्टरों को फर्जी डिग्री बेचने के आरोपी मुजफ्फरनगर के कॉलेज के एक संचालक को गिरफ्तार किया। आरोपी के फर्जी डिग्री देने वाले राज्य मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण की भी जिम्मेदारी लेते थे। एसटीएफ की शुरुआती जांच में 36 लोगों की फर्जी डिग्री लेने की पुष्टि हुई है। एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि जांच के आधार पर एसटीएफ ने प्रेमनगर और नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में क्लिनिक चलाने वाले 2 बीएएमएस चिकित्सकों और मुजफ्फरनगर के कॉलेज के एक चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। आरोपी गैंग संचालकों के खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाने में केस दर्ज कराया गया था। कॉलेज संचालक ने एसटीएफ से 102 ब्लैक डिग्रियां 48 अलग अलग कॉलेजों के लिफाफे, 208 अलग अलग यूनिवर्सिटी के लेटर पैड, 8 फर्जी विभिन्न यूनिवर्सिटी की मोहर, 3 डॉक्टरों के एनओसी प्रमाण पत्र और बीएएमएस की एक जारी फर्जी डिग्री बरामद की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रीतम 43 पुत्र भीम सिंह निवासी अबीवाला, मूल निवासी रुद्रपुर थाना सहसपुर, मनीष उर्फ मुनीस अली 45 निवासी सुमनपुर अधोईवाला रायपुर और इमरान पुत्र इलियास निवासी शेरपुर मुजफ्फरनगर यूपी बाबा ग्रुप ऑफ कॉलेज मुजफ्फरनगर के चेयरमैन के रूप में हुई है। कोटद्वार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पांडे की अदालत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलकित आर्य की नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के आदेश दिए हैं। इस मामले में बाकी 2 आरोपियों की सहमति नहीं होने की वजह से उनका नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं होगा। शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत ने बताया कि 3 जनवरी को अभियोजन और बचाव पक्ष द्वारा अपनी दलीलें दी गई थी। देहरादून, सर्दियां बढ़ते हैं, बिजली की डिमांड बढ़ने लगी है। इसी बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने में ऊर्जा निगम के पसीने छूट रहे हैं। गांवों तक सीमित रहने वाली बिजली कटौती अब शहरों तक पहुंच गई। सुबह के समय पीक आवर में उद्योगों तक को बिजली कटौती जूझना पड़ रहा है। इसके कारण उद्योगों का उत्पादन तक प्रभावित होने लगा है। डिमांड 45 से 47 मिलियन यूनिट के बीच पहुँच गई है, जबकि यूजेबीएनएल का उत्पादन 10 MU तक सीमित रह गया है। केंद्र से भी 15 MU तक की बिजली मिल रही है। शेष बिजली पावर एक्सचेंज एनर्जी बैंकिंग कर भी पूरी नहीं हो पा रही है। बिजली कटौती की स्थिति न हो इसके लिए सरकार की ओर से केंद्र से कोटा बढ़ाने की मांग की गई है। प्रदेश निर्देशक परियोजना अजय अग्रवाल और अधिशासी अभियंता सुधीर कुमार सिंह
दिल्ली में मोर्चा संभाले हुए हैं। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से भी कोटा बढ़ाने को पत्र लिखा गया है। यूपीसीएल ने एनटीपीसी पर भी 100 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने को दबाव बढ़ाया गया है। देहरादून में बुधवार से 5G सेवा शुरू हो गई। रिलायंस जियो ने सबसे पहले उत्तराखंड में 5G सेवा शुरू की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे डिजिटल उत्तराखंड की दिशा में अहम कदम करार दिया। 11 जनवरी से देहरादून में जियो उपभोक्ताओं को जियो वेलकम ऑफर दिया गया। अपने प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 5G उत्तराखंड और यहाँ के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण। 5G सेवा शुरू होने से कारोबारी, आईटी और स्वास्थ्य सेवाओं से सभी क्षेत्रों में नए अवसर पैदा होंगे। 5G प्रदेश के नागरिकों और सेवाओं सरकार को रियल टाइम के आधार पर जुड़े रहने में सक्षम बनाएगा, साथ ही सरकारी योजनाओं को अंतिम कड़ी तक पहुंचाने में मदद करेगा। सीएम ने कहा कि इससे प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया और डिजिटल देवभूमि विजन की भी दिशा में एक और कदम साकार हुआ। इस मौके पर जियो ने बताया कि उत्तराखंड में 4,950 करोड़ के मौजूदा निवेश के अलावा जियो 5G नेटवर्क खड़ा करने के लिए 650 करोड़ से अधिक का निवेश करेगा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह बुधवार को तीन पानी स्थित मुख्यालय में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए कुलाधिपति राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्वविद्यालय की शिक्षण व्यवस्था उपलब्धियों की सराहना की। इस मौके पर कुलाधिपति गुरमीत सिंह ने कहा कि उत्तराखंड को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मॉडल स्टेट बनाने हमें ये भी प्रयास करना होगा कि आने वाले समय में उत्तराखंड वैश्विक शिक्षा का केंद्र बने। समारोह में वर्चुअल माध्यम से जुड़े कुलाधिपति ने उपाधि धारक छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा जीवन में खुशहाली लेकर आती है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रतिभा, संकल्प और परिश्रम का बड़ा योगदान होता है। उत्कृष्ट शिक्षा में संकल्प और परिश्रम का महत्व होता है। कहा कि तकनीकी की पल पर लोगों की तकनीकी तरक्की के रास्ते खोजे जाएं। एक साथ श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने में सभी का सामूहिक संकल्प भी जरूरी है। उत्तराखंड में शोध और अनुसंधान की अपार संभावना है। ऐसे में सभी शोध के प्रति उत्साही बने और नई खोज करते रहें। रोजगार पलायन की समस्या को यहाँ उपलब्ध अपार संसाधनों के जरिए अवसर और उपलब्धियों में बदला जाए। मैती आंदोलन के जनक पर्यावरणविद पद्मश्री कल्याण सिंह रावत, पद्मश्री बसंती देवी और जौनसारी लोक कला संस्कृति जुड़े नंदलाल भारती को मानद उपाधि प्रदान की गई। एक छात्र को पीएचडी, 716 को स्नातकोत्तर एवं 11,648 छात्रों को स्नातक की उपाधि प्रदान की गई। राज्य के विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेजों में नए सत्र से एक प्रदेश एक प्रवेश की व्यवस्था लागू की जाएगी। कॉलेजों विश्वविद्यालय में परीक्षा भी एक साथ कराई जाएगी। पूरे प्रदेश में एक साथ परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। बुधवार को यूओयू के दीक्षांत समारोह में पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने घोषणा की। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग ने सबसे पहले राज्य के डिग्री कॉलेज व विश्वविद्यालयों में एक साथ सात संघ चुनाव कराने की घोषणा की थी, जिसे इस बार लागू किया गया। इसी तर्ज पर राज्य के डिग्री कॉलेज में पूरे प्रदेश में एक साथ प्रवेश परीक्षा लागू की जाएगी। इसके लिए पूरे प्रदेश के लिए एक तिथि तय की जाएगी। राज्य में अगले सत्र से व्यवस्था लागू हो जाएगी। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेज में एक साथ परीक्षा कराने के लिए सभी के साथ समन्वय बनाकर एक तिथि तय की जाएगी। परीक्षा संपन्न होने के साथ उत्तराखंड बोर्ड की तरफ विश्वविद्यालय से एक ही तिथि पर परीक्षा परिणाम घोषित कराया जाएगा। मार्कशीट डिजिटल लॉकर में उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि छात्रों को विश्वविद्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़े। यह व्यवस्था लागू होने से विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। शिक्षा क्षेत्र के आगे पीछे होने व अवकाश की समस्या का भी समाधान हो सकेगा। उच्च शिक्षा उत्तराखंड राजकीय महाविद्यालय मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन का प्रांतीय अधिवेशन बुधवार को एमबीपीजी कॉलेज में हुआ। उद्घाटन उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और निर्देशक उच्च शिक्षा प्रोफेसर जगदीश प्रसाद ने किया। कर्मचारियों ने विभाग के मंत्री को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा। साथ ही एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। एलबीएस पीजी कॉलेज हल्दूचौड़ में कार्यरत सुंदर सिंह रौतेला एसोसिएशन के अध्यक्ष और देहरादून के राजीव रजवार प्रदेश महामंत्री चुने गए। साथ ही नैनीताल जिलाध्यक्ष पद पर भवन सनवाल और महामंत्री हिमांशु कुमार को चुना गया। कर्मचारियों ने कॉलेज की संख्या में इजाफा होने और काम बढ़ने के बावजूद नए सृजित पद न होने का मुद्दा उठाया। प्रदेश के कॉलेजों में खाली पदों पर भर्ती कराने के साथ नए पद सृजित करने की मांग उठाई। कर्मचारियों के लिए पुरस्कार योजना शुरू करने का मुद्दा उठाया। इसके अलावा विभागीय पदोन्नति के लिए निर्धारित 1 जुलाई की तिथि की व्यवस्था बदले जुलाई कॉलेजों में सहायक लेखाकार और डाटा एंट्री ऑपरेटर पद सृजित करने समेत अन्य मांगे उठाई। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर एनएस बनकोटी, जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया, मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला, वरिष्ठ भाजपा नेता हुकुम सिंह कुंवर, प्रोफेसर अनिल कपूर, डब्बू, प्रमोद तोलिया आदि मौजूद रहे। जोशीमठ में बुधवार सुबह मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम और स्थानीय लोगों के बीच हुई बैठक में नतीजा रही। नगर पालिका के सभागार में सुंदरम ने कहा कि भूधसाव से जहां होटल बन भवन अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें सुरक्षा की दृष्टि हटाए जाना आवश्यक ही नहीं जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि इस वजह से बाकी भवनों को खतरा पैदा हो गया, लेकिन लोग बोले कोई भी होटल भवन तोड़ने पर सहमति तभी देंगे जब भवन होटल के बदले बद्रीनाथ के मास्टर प्लान की तर्ज पर मुआवजा मिले।
मगर सचिव ने इससे साफ इनकार कर दिया था। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि सरकार बाजार दर पर मुआवजा देने को तैयार है। लोगों ने बाजार के दर बताने और संदर्भ में लिखित रूप में देने को कहा तो उन्होंने कोई रेट नहीं बताया। यह वार्ता करीब 1.5 घंटे तक चली। यहाँ विधायक राजेंद्र भंडारी, शैलेश पवार आदि मौजूद रहे। जोशीमठ और उसके आसपास की जमीन हर साल 5 सेंटीमीटर तक घस रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की ओर से सरकार को प्रेजेंटेशन में यह जानकारी दी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि क्षेत्र में रॉक के साथ साथ स्लोप भी धस रहा है, जो स्थिति को ज्यादा चिंताजनक बना रहा है। सचिवालय में आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने बताया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के वैज्ञानिकों ने मंगलवार को सचिवालय में प्रेजेंटेशन दिखाया था, जिसमें कहा गया कि जोशीमठ और उसके आसपास का समूचा इलाका हर साल 5 सेंटीमीटर के करीब धस रहा है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि यह भूधसा केवल जोशीमठ में नहीं हो रहा, बल्कि इससे आसपास का समूचा क्षेत्र भी शामिल है। सचिव आपदा प्रबंधन ने बताया कि केंद्र सरकार ने जोशीमठ में हो रहे भूधसा के कारणों का पता लगाने के लिए 5 अलग अलग वैज्ञानिक संस्थानों की टीम भेजी है, जो इन सभी बिंदुओं पर जांच कर अपनी रिपोर्ट देगी। नई दिल्ली। पर्वतों में ग्लेशियर पिघलने भूस्खलन को लेकर गृह मंत्रालय की संसदीय समिति लगातार केंद्र और राज्य सरकार को आगाह करती रही है। पिछले कई बैठकों में यह मसला एजेंडा में रहा और समिति ने सरकार से कदम उठाने को भी कहा था। संसद में दिसंबर 2022 में पेश हुई रिपोर्ट में कहा गया था कि उत्तराखंड में ग्लेशियर के लेक आउटबर्स्ट फ्लड GLOF से निपटने को कोई कदम उठाए गए हैं। साथ ही उपग्रह आधारित पर्वत जोखिम आकलन और निगरानी का कार्यान्वयन, ग्लेशियरों, हिमनदों, झीलों की मैपिंग और निगरानी केंद्र जल आयोग के साथ समन्वय कर प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की स्थापना के लिए भी कदम उठाए गए हैं। अल्मोड़ा। पर्वतीय जनपदों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा आज भी लोगों के लिए सपना बनी हुई है। गंभीर रोग तो दूर की बात, पहाड़ के लोगों का नाक, कान और गले के इलाज के लिए जूझना पड़ रहा है। कुमाऊं के चारों पर्वतीय जनपद पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा और बागेश्वर की तकरीबन 15 लाख आबादी के लिए सरकार के पास पर्याप्त ENT चिकित्सक नहीं है। शासन स्तर से इन जिलों में ENT चिकित्सकों के 8 पद स्वीकृत है, लेकिन वर्तमान में यहाँ केवल 3 ENT चिकित्सकों की कार्यरत हैं। कहीं लोग ENT चिकित्सक की नियुक्ति की राह देख रहे हैं, तो कहीं जनपद में तैनात एकमात्र चिकित्सक के अवकाश पर जाने सेवाएं ठप हो गई। चंपावत में तो स्थिति दयनीय है, यहाँ एक भी ENT नहीं है। सीमांत जनपद में 5 लाख की आबादी पर एकमात्र ENT चिकित्सक जिला अस्पताल में ही तैनात है। वर्तमान में ENT चिकित्सक डॉक्टर कविता लोहनी अवकाश पर है। इससे जिले में नाक, कान, गले का इलाज बंद हो गया है। देहरादून। STF ने ऐप से लोन दिलाने के नाम पर ठगी के गिरोह का आरोप पर्दाफाश किया है। सरगना निवासी दिल्ली निवासी अंकुर ढींगरा है, जिसे STF ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। जांच में देश भर में 5 फर्जी ऐप से करीब 3 करोड़ रुपए की ठगी का पता चला। इस आरोप गिरोह में 5 चीनी नागरिकों के शामिल होने की बात सामने आई है। DGP अशोक कुमार ने बुधवार को देहरादून पुलिस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिसंबर में देहरादून के लूनिया मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने 8 लाख के लोन के एवज में 17 लाख रुपये वसूले जाने की शिकायत की। शख्स ने एक लोन ऐप डाउनलोड कर 8 लाख रुपये का लोन लिया। जांच में 15 ऐसी ऐप लोन ऐप कंपनियों को पता चला, जिसमें 5 फर्जी कंपनियों को STF ने पकड़ा, जो करीब 300 करोड़ की ठगी कर चुकी थी। DGP ने बताया कि गिरोह का सरगना अंकुर ढींगरा हेक्टर लैंड करू प्राली से जुड़ा था। यह कंपनी चीन से संचालित हो रही थी, जिसकी 95 से ज्यादा शिकायतें देश के अलग अलग राज्यों में दर्ज है। सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात SSB के जवानों के लापता होने का सिलसिला जारी। एक माह में पंचम वाहिनी के 3 जवान लापता हुए हैं, जिसमें से खलढुंगा का एक जवान 2 हफ्ते बाद ड्यूटी पर लौटा। अब सवाल यह है कि आखिर एक ही वाहिनी के जवान कहां लापता हो रहे हैं, इसका कारण क्या है। चंपावत जिले में तैनात SSB के जवान ड्यूटी के दौरान गायब हो रहे हैं। बीती 10 दिसंबर को नेपाल सीमा से सटे चामीगाड़ में तैनात पंचम वाहिनी का अलवर निवासी दीपक यादव लापता हो गया। खोजबीन के बाद जब जवान का पता नहीं चला तो कोतवाली पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। इसके 2 सप्ताह बाद जवान वापस ड्यूटी पर लौट आया। सूत्रों के मुताबिक जवान ने बिना बताए जाने का कारण मानसिक अवसाद बताए। पंचम वाहिनी के ही तामली BOP में तैनात यूपी के मुजफ्फरनगर निवासी 45 वर्षीय पंकज कुमार पुत्र जय किशन लापता हो गए। पुलिस के मुताबिक 23 दिसंबर को पंकज SSB कैंप से राजकार्य के लिए अल्मोड़ा रवाना हुए। अल्मोड़ा से सूचना मिली कि जवान यहां नहीं पहुंचा, जिसके बाद से अब तक जवान का सुराग नहीं लग सका है। तामली थाना इंचार्ज जितेंद्र बिश्ट ने बताया कि जवान की लोकेशन मिली है, जिसमें उसे बीते दिनों नैनीताल तो इसके बाद रुड़की के एक ATM से पैसे निकाले हैं, लेकिन इसका फोन बंद आ रहा है। कहा कि जवान की पत्नी से बात हुई है।